टाइम ऑफ रिपीटेशन हम लॉन्ग रखते हैं या शॉर्ट रखते हैं तो इमेज की क्वालिटी चेंज हो जाती है। किसके बेस पे? टिश्यू के रिलैक्सेशन टाइम के बेस पे। जिसका रिलैक्सेशन टाइम यानी रिलैक्स होने का टाइम, जिसका रिलैक्सेशन टाइम शॉर्ट है वो टाइम ऑफ रिपीटेशन टाइम ऑफ पीक को शॉर्ट रखेंगे, उसमें कैसा दिखेगा? बेटर दिखेगा, उसमें बेटर दिखेगा। शॉर्ट रिलैक्सेशन टाइम वाले टिश्यूज जो होंगे वो टी शॉर्ट रखेंगे तो अच्छे दिखेंगे। जिनका रिलैक्सेशन टाइम लॉन्ग है, जिसमें टाइम ऑफ रिपीटेशन टाइम ऑफ पीक को लॉन्ग रखेंगे उसमें दिखेंगे। ठीक है, ये टी लॉन्ग है तो जिसका अब बॉडी में हमारे रिलैक्सेशन टाइम लॉन्ग किसका है? फ्लूइड का, फैट का। ठीक है, मसल और बोन का इनका रिलैक्सेशन टाइम शॉर्ट है। ठीक है, कोई भी डिजीज़ के बारे में हमने बात की थी कि कोई भी डिजीज़ अगर होता है, एक पत्ता भी टूटता है तो उसमें से पानी निकलेगा, तो कोई भी बीमारी है तो वहाँ पे पानी होगा ही होगा। ठीक है, तो पानी का फॉर्म अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक वर्ड आपको बार बार में मिलेगा, एडीमा। एडीमा, ठीक है। सिस्ट, इफ्यूजन, एसाइटिस, ठीक है। ये डिफरेंट टर्म्स हैं जिनको हम अभी डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, ये सारे ऐसे टर्म हैं जिनमें पानी रहता है। ठीक है, बट ये पानी किस जगह पे है उसके बेस पे हम इनका नाम चेंज कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं एडीमा की बात करूँ, सबसे पहले सिस्ट से बात करते हैं। सिस्ट से थोड़ा चीज़ें आसान हो जाएंगी। सिस्ट की बात अगर मैं करूँ तो आपने सिस्ट देखा है कहीं पे? कहाँ पे देखा है? हाँ, नहीं, प्रैक्टिकली सिस्ट देखा है? एग देखा है? एग, ठीक है। एक बार इन दोनों लड़कों को कॉल करना, कहाँ है ये? अंडे को जब आप तोड़ते हो तो उसके अंदर यॉक होता है। यॉक, अंडा फूट जाता है तो बाहर का जो उसका क्रिस्टल क्लियर फ्लूइड है वो अलग हो जाता है और यॉक अलग हो जाता है। यॉक को जब तक आप तोड़ोगे नहीं तब तक वो बाहर नहीं निकलेगा। तो यॉक क्या है? एक फ्लूइड फिल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक का मतलब होता है झिल्ली, झिल्ली नुमा, फ्लूइड फिल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सिस्ट का डेफिनेशन क्या होता है? फ्लूइड फिल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये जो सैक जब टूटेगा, एग्जाम्पल यॉक सैक, समझने के लिए बता रहा हूँ। तो जो यॉक का सैक है उस सैक से घिरा हुआ है और बीच में क्या है? आपका जो प्रोटीनेसियस और फैटी सब कंपोनेंट है उसके अंदर भरा पड़ा है। ठीक है, तो फ्लूइड फील्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर ये कहीं पे भी होगा, एक झिल्ली होगी और उसके अंदर फ्लूइड भरा होगा। वो फ्लूइड सिंपल फ्लूइड भी हो सकता है। अगर सिंपल फ्लूइड हो तो सिंपल सिस्ट कहलाता है। ऐसे ही फ्लूइड है तो सिंपल सिस्ट कहलाएगा। उसके अंदर अगर खून भरा हुआ, हेमरेजिक, ठीक है, तो जाहिर सी बात है खराबी खून होगा तो उसको हेमरेजिक सिस्ट बोलेंगे। ठीक है, सिंपल सिस्ट, हेमरेजिक सिस्ट। ठीक है, अगर उसके अंदर प्रोटीनेसियस सब्सटेंस भरा हुआ है, ठीक है, तो फिर अलग नाम हो जाता है, डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट, ठीक है।
तो सिस्ट अलग अलग टाइप के, हेमरेजिक सिस्ट, सिंपल सिस्ट, हाइड्रेटेड सिस्ट, ओरिजिन के बेस पे भी नाम अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो कोई भी सिस्ट हो वो सैक से भरा हुआ है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। सिस्ट हेट्रोजीनस भी हो सकता है। हेट्रोजीनस सिस्ट कैसे हुआ, आधा प्लेन वाटर है, आधा में पस है, कुछ में खून भरा हुआ है, ऐसे ब्लड भरा हुआ, तो हेट्रोजीनस सिस्ट। बात समझ में आ रही। तो सिस्ट और सिस्ट कहीं पे भी हो सकता है, कोई भी खाली जगह चाहिए स्किन के अंदर, मसल के अंदर, किडनी के अंदर, एडनेक्सल के अंदर, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। ये सर कितनी तरह की होती है? सिस्ट के डिफरेंट टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन ओरिजिन एंड द कंटेंट विच इज़ इनसाइड दैट वेरी सिस्ट, जिसमें आपको 2-3 तो मैंने बताए, सिंपल सिस्ट, हेमरेजिक सिस्ट, डर्मोइड सिस्ट, ठीक है। उसमें भी चॉकलेट सिस्ट, अलग अलग नाम है शेप और कंटेंट के बेस पे। ओरिजिन के बेस पे भी ओवेरियन सिस्ट है, ठीक है, यूट्राइन सिस्ट, रीनल सिस्ट। तो कहाँ से है वो, हाइड्रेटेड सिस्ट, तो ठीक सर है। इसको कैसे पहचानेंगे? ये तो जब वो जब पढ़ेंगे तो पहचानेंगे, अभी तो हमें जस्ट ये पहचानना है कि सिस्ट किसको बोलेंगे। मतलब हम कैसे नहीं पहचान सकते ना, हम तो स्कैन करेंगे, वो तो ट्रीटमेंट जो होगा उनको ही रिपोर्ट के हिसाब से पता लग पाएगा। हमें पहचानना है, ठीक है। कैसे पहचानेंगे, जब आप तो अभी तो अल्फ़ाबेट्स पढ़ रहे हो, यस। ठीक है। तो इमेज हम कैसे पहचानेंगे, पहले तो हम ये पहचानेंगे कि T1 में क्या दिखता है, T2 में क्या दिखता है, फिर इन सारे सीक्वेंस को कंपैरिजन करके तब पहचानेंगे कि एक पार्टिकुलर डिजीज़ का नेचर क्या है, ठीक है। किसी एक सीक्वेंस से नहीं पता चलता, ठीक है। ये जो सिस्ट हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के सिस्ट हैं, बहुत सारे। जैसे जैसे आप स्टडी पढ़ोगे उसमें आपको सिस्ट मिलेगा। अभी सबसे पहले हमें ये देखना है कि सिस्ट बोलेंगे किसको, सिस्ट कहेंगे किसको। तो एक झिल्ली है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कोई भी फ्लूइड भरा हुआ है तो दैट इज नॉन एज सिस्ट, ठीक है। अगर ये पानी सैक के अंदर न भर के 2 मसल के बीच में भर जाए, ये पानी अब 2 सैक में नहीं भरा, वही फ्लूइड 2 मसल के बीच में या किसी भी 2 लेयर के बीच में, अब वो लेयर चाहे मसल और मसल के बीच का हो, मसल या बोन के बीच का हो, मसल या टेंडन के बीच का हो, ठीक है, या बोन और बोन के बीच में हो, कहीं पे भी हो, किसी भी 2 लेयर के बीच में हो, ठीक है। दैट वेरी फ्लूइड विल बी नॉन एज इफ्यूजन, उसको हम बोलते हैं इफ्यूजन, ठीक है, इफ्यूजन। इसका एग्जाम्पल है प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन होता क्या है, प्लूरल इफ्यूजन? जो लंग्स में जो लेयर होती है प्लूरल मेम्ब्रेन, उसमें जो फ्लूइड हो जाता है। सही बात है, उसके अंदर फ्लूइड भर जाता है। जो लंग्स की आउटर मस्ट लेयर है, जो हमारा लंग्स है, लंग्स की जो आउटर मस्ट लेयर है ना, दैट वेरी लेयर इज नॉन एज प्लूरल लेयर। ये 2 लेयर होती हैं, इनके बीच में मिनिमल प्लूरल फ्लूइड होता है। लंग्स के सबसे बाहर आपका प्लूरल लेयर है, उस प्लूरल लेयर के अंदर मिनिमल प्लूरल फ्लूइड होता है। वो फ्लूइड हमारे लंग्स के लिए शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, ठीक है। रिब से टकराने पे, अचानक जाने पे लंग्स के पैरेन्काइमा को इंजरी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अचानक कोई उसमें इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन हो गया, उस इन्फेक्शन की वजह से उसमें पस बनने शुरू हो, तो उस लेयर के अंदर पस बनने लगेगा, ठीक है। तो वो दोनों लेयर है, इनर लेयर और आउटर लेयर, दोनों लेयर के अंदर पस बनने लगेगा। अब जो लंग्स के नीचे है वो डायफ्राम है। लंग्स के नीचे जहाँ पे हमारा चेस्ट और एब्डोमेन दोनों को डिवाइड जो करता है उसको हम बोलते हैं डायफ्राम,
डायफ्राम। तो डायफ्राम, वो पानी डायफ्राम को तो नीचे दबा सकता है नहीं, आगे रिब्स है, पीछे भी रिब्स है, रिब्स को तो दबा नहीं सकता। लेकिन वो पानी अगर बढ़ता जाएगा तो क्या करेगा, लंग्स को ऊपर दबाएगा, क्योंकि लंग्स स्पॉन्जी टिश्यूज, लंग्स सॉफ्ट टिश्यू स्पॉन्जी टिश्यू का बना हुआ, तो वो लंग्स को ऊपर दबाएगा। ठीक है, तो लंग्स को जितना ज़्यादा पानी भरता जाएगा लंग्स को ऊपर दबाता जाएगा। तो जब पेशेंट का जब आप एक्सरे करेंगे या सीटी करेंगे, कोई भी आप टेस्ट करें, तो उसमें ये आप समझो राइट लंग्स है और ये लेफ्ट लंग्स है। ये जहाँ पे इंड हो रहा है, आप लंग्स की एनाटॉमी पढ़ोगे तो इसको बोलेंगे सीपी एंगल, कोस्टोफ्रेनिक एंगल, कोस्टोफ्रेनिक एंगल या सीपी एंगल। ये जनरली नुकीला ऐसे पॉइंटेड होना चाहिए। तो जैसे ही प्लूरल इफ्यूजन होगा लेयर में, तो ये लंग्स को ऊपर दबाने लगेगा। तो जब आप एक्सरे करोगे तो जितना दूर लंग्स रहेगा वही ब्लैक दिखता है। अगर लंग्स ऊपर चला गया तो वहाँ पे पानी भर गया, पानी क्या करेगा, एक्सरेज को रोकेगा। लंग्स था तो वहाँ पे एयर था, एक्सरेज को नहीं रोक रहा था। क्लियर है। ये जब लंग्स ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे पानी है, पानी विद रिस्पेक्ट टू एयर एक्सरेज को ज़्यादा रोकेगा। तो ये हाइपर दिखेगा और ये मतलब ये रेडियो ओपेक दिखेगा, वो रेडियो लूसेंट दिखेगा। ठीक है, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि इतने दूर में लंग्स में पानी भरा हुआ है। दैट इज प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, तो ये दो लेयर के बीच में हो गया प्लूरल। ये चीज़ नी जॉइंट में कभी कभी किसी पेशेंट को देखते होगे कि चोट लगा और नी पूरा सूज गया। ठीक है, ऐसे छूने पे पल्पेबल भी लगता है। तो डॉक्टर क्या करता है, ज़्यादा दिन तक रह जाता है तो निडल डाल के पानी को निकालता है। दैट वेरी थिंग इज नॉन एज इफ्यूजन। ये क्या हुआ, स्किन और मसल के बीच में पानी भर गया, या दो मसल के बीच में पानी भर गया। तो कहीं पे भी किसी दो लेयर के बीच में पानी भर जाए, दो लेयर के बीच में, फ्री जगह नहीं है, खाली जगह नहीं है, वो दो लेयर के बीच में वो लेयर चिपका हुआ था, वहाँ पे पानी भर गया। तो जाहिर सी बात है पानी भरेगा तो वो क्या करेगा, धक्का देगा, हार्ड हो जाएगा, टेंडरनेस होगी वो, और पेनफुल होगा। जितना ज़्यादा सूजन होगा, स्वेलिंग होगी या नहीं होगी, जितनी ज़्यादा स्वेलिंग होगी वो क्या करेगा, आपके एक एक सेल्स को चारों तरफ से पुश करेगा। ठीक है, अब यहीं पे नी में चोट लगी तो वो जब पानी भरा तो आपके सेल्स पे दबाव बना रखा है, टेंडरनेस है, हल्का भी टच करने पे दर्द हो रहा है, ऐसे भी दर्द रह रहा है। जब पानी निकाल लो रिलैक्स हो जाता। ठीक है, कहीं पे भी कोई एब्सेस होता है, जख्म होता है, तो वहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी फाइट करते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी फाइट करते हैं, तो दोनों जब फाइट कर लेते हैं, सारे एंटीजन मर गए, तो उनकी लड़ाई के बाद जो वहाँ पे लाशें बिछी रहती हैं, दैट वेरी लाशें इज नॉन एज पस, वही पस होता है। पस सेल्स को अगर आप देखेंगे तो उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी, डेड एंटीजन और डेड एंटीबॉडी मिलेंगे। तो सैंपल भेजा जाता है कभी कभी देखने के लिए कि वहाँ पे कौन सा इन्फेक्शन था। तो जो एंटीजन जो एंटीबॉडी रहेंगे उसी के बेस पे डिजीज़ का पता चला जाता है। तो पस का डेफिनेशन क्या है, दीज आर डेड सेल्स ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये भी क्या बनता है, जब पस बनता है तो जगह अपना लेता है, जितना ज़्यादा पस बनेगा जगह उतना लेगा। दैट इज ऑल्सो नॉन एज इफ्यूजन। तो इफ्यूज़न में कुछ भी रह सकता है। ठीक है, पस भी हो सकता है, प्लेन फ्लूइड भी हो सकता है, हेमरेजिक फ्लूइड भी हो सकता है। ठीक है, तो सिस्ट और इफ्यूजन में क्या फ़र्क हुआ, सिस्ट साइक्लिक स्ट्रक्चर है, कहीं पे भी हो सकता है। इफ्यूजन जो होगा वो दो लेयर के बीच में होगा, उसकी अपना सैक नहीं होगा, दो लेयर के बीच में वो पानी बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसाइटिस का। ठीक है, एसाइटिस ये ऑर्गन के सराउंडिंग में पानी भर गया। ठीक है,
ऑर्गन के सराउंडिंग में, जैसे लीवर, इंटेस्टाइन, एब्डोमेन में डायफ्राम से नीचे कहीं पे भी पानी भर गया, दैट इज एसाइटिस। लीवर एसाइटिस, लीवर के सराउंडिंग में आ गया। एब्डोमिनल एसाइटिस, पूरे एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, सीटी किया तो पूरे इंटेस्टाइन पानी में तैर रहा है, तो दैट वेरी थिंग इज एसाइटिस। ठीक है। अब फ्री फ्लूइड, पानी हमारी बॉडी में कहाँ होना चाहिए? अगर एब्डोमेन की बात मैं करूँ तो पानी कहाँ कहाँ होता है? बताओ। इंटेस्टाइन में आप पीते हो तो पानी कहाँ जाता है? वही पानी है ना जो पीते हो, तो पानी कहाँ जाता है? इंटेस्टाइन में, जीआई ट्रैक्ट के थ्रू। बॉडी आपको उसको फिल्टर करती है, ब्लड को, ये पानी ब्लड में जाता है, ब्लड से फिल्टर होके किडनी में जाता है, तो किडनी में दिखेगा मार्कर। सोहेल से बोलो नया एक निकाल देगा। नया मार्कर भी होगा। तो कहाँ पे थे? हाँ, किडनी की बात करता हूँ मैं कि किडनी ने फिल्टर किया तो किडनी के अंदर जो कैलिसेज बनती हैं, पॉकेट रहता है पानी के, उसको कैलिसेज बोलते हैं। मेजर कैलिस, माइनर कैलिस। अभी एनाटॉमी जब आप किडनी की पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा। रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरेटर के अंदर पानी रहेगा, ब्लैडर के अंदर पानी रहेगा, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर पानी रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लीवर में गॉल ब्लैडर, सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट, बाइल जूस वगैरह, पैंक्रियाज में पैंक्रियाटिक डक्ट, इनमें ही पानी रहेंगे ना। इसके अलावा डायफ्राम से नीचे कहीं पे पानी है नहीं, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे दूसरी जगह पानी थोड़ा सा दिख गया तो ये पानी फ्री है। आइडियली पानी कहाँ होना चाहिए? अपनी जगह पे होना चाहिए। ये पानी बाहर की दुनिया में है, तो इसको हम बोलते हैं फ्री फ्लूइड, ठीक है। मिनिमल फ्री फ्लूइड, फ्री फ्लूइड मिनिमल ये। यही फ्री फ्लूइड जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो एसाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा हो गया जब ऑर्गन पे दबाव बनाने लगा तो दैट इज एसाइटिस। अदरवाइज थोड़ा बहुत रहा तो फ्री फ्लूइड। अब फ्री फ्लूइड आया क्यों? पानी कहाँ होना चाहिए? इंटेस्टाइन से फिल्टर होके ब्लड में, ब्लड से फिल्टर होके किडनी से यूरेटर के थ्रू होते हुए ब्लैडर, यूरेथ्रा से बाहर आ जाना चाहिए। अब ये पानी जो पिया ये ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में गया और कहीं की बॉडी ने वहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप ने काम सही से नहीं किया। सोडियम पोटेशियम पंप हमारे सेल मेम्ब्रेन में कितना पानी आना चाहिए, कितना पानी जाना चाहिए, इसको रेगुलेट करता है, तो उसने काम नहीं किया। तो अब उसने काम नहीं किया तो वहाँ पे पानी सेल से बाहर जाने लगा और एक जगह इकट्ठा हो गया। दैट वेरी फ्लूइड इज नोन एज, ठीक है। इफ्यूजन क्लियर है, एसाइटिस क्लियर है, फ्री फ्लूइड और सिस्ट। अब बचा एडिमा। इन सारी चीज़ों के लिए कोई खाली जगह चाहिए, सिस्ट के लिए भी, इफ्यूजन के लिए भी, एसाइटिस के लिए भी। एडिमा किसी को डिस्प्लेस्ड नहीं करता। एडिमा कहाँ पे होता है? बोन या टिश्यू के अंदर होगा। होगा कैसे? किसी ने तेज चाटा मार दिया तो क्या होगा? कुछ न कुछ सेल्स रप्चर्ड होंगे या नहीं होंगे? तो जो भी सेल्स रप्चर्ड होंगे उनके सेल्स से बाहर पानी निकलेगा, लेकिन रहेगा कहाँ? टिश्यू के अंदर ही। जो सेल्स रप्चर्ड हुए उसी में से, तो वहाँ पे जो पानी बन गया, तो जब आप स्कैन करोगे तो वो टिश्यू एडिमेटस दिखेगा, उसमें पानी पानी सा दिखेगा। जैसे कोई पत्ता है, उसको तोड़ा नहीं आपने, सिर्फ दबा दिया, तो वाटरी लीफ हो गया ना। दैट वेरी थिंग इज नोन एज
एडीमा। तो एडीमा जहाँ कहीं पे भी होगा वो सेल्स एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस किसी दो टिश्यू या खाली जगह या लेयर या सैक के अंदर नहीं, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में पानी का भर जाओ। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कौन सा हुआ? एक सेल से दूसरे सेल के बीच में जो जगह। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कहाँ है? टिश्यू के अंदर ही है। तो वो टिश्यू के अंदर ही पानी जमा हो जाता है या बोन के अंदर पानी जमा हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एडीमा। ठीक है, अब ये चीज़ 1 बाई 1 हम देखेंगे। ठीक है, बात करूं इसकी, सिंपल सी बात है, ये जो चेंजेस दिख रहा है, ठीक है, इस इमेज में देखो ये जगह को डिस्प्लेस्ड नहीं किया है, जो टिश्यू का शेप है वही शेप मेंटेन्ड है। ठीक है, इसने अपनी जगह अलग से नहीं बनाई। ब्रेन एज इट इज़ वैसे ही है, बस वहाँ पे पानी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में भर गया। क्लियर है ना? ठीक है, अब इसी जगह मैं अगर बात करूं, ये जो चमक रहा है, अब इसने क्या किया, यहाँ पे ब्रेन टिश्यू दिखाई दे रहा है, इसने ब्रेन को धक्का दे दिया और चारों ब्रेन वहाँ पे टिश्यू को खाली कर दिया। बात समझ में रही? इसने अपनी जगह बना ली। ठीक है, पिछले वाले इमेज में क्या था, वो टिश्यूज भी था और वहाँ पे पानी भरा हुआ था, तो इतना ज़्यादा नहीं चमक रहा था। ये सिर्फ और सिर्फ पानी है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, फ्लूइड फील्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो ये सिर्फ पानी है। और पहले वाले इमेज में क्या था, ब्रेन वहीं पे था। यहाँ पे ब्रेन के सेल्स दिख रहे हैं क्या बीच में? नहीं दिख रहे हैं। तो जो सिस्ट होगा वो अपना जगह स्पेस ऑक्युपाई कर लेगा, एडीमा स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता। हाँ, वो सेल्स के ऊपर प्रेशर जरूर बनाएगा, लेकिन सेल्स को धक्का दे के दूसरी जगह पहुंचा दे और अपनी जगह एक जगह इकट्ठा हो जाए, वैसा नहीं होता। वहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में वो पानी भरा रहेगा, तो एडीमा। ठीक है, बोन है, बोन के अंदर एडीमा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बोन के अंदर अगर सिस्ट हो गया तो वो जगह खाली कर देगा, और खाली करके तब वहाँ पानी है, तो उस जगह बोन खोखली होगी। लेकिन एडीमा होगा तो वो जगह खाली नहीं होगी, उस बोन के एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर पानी भरेगा। ठीक है, जैसे ये देखो, ये इमेज देखो, ये सिस्ट है, यहाँ पे ब्रेन दिखाई दे रहा है, खाली हो गया, ये बिल्कुल खाली जगह है। तो इसमें ये T2-ated है, ये T2 फ्लेयर है, ये T1 है, अलग अलग इमेज है, अभी हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो इसमें ये हाइपर दिख रहा है, TRT लॉन्ग रखा है, इसमें TRT शॉर्ट रखा है। ठीक है, तो ये हाँ सिस्ट है ना, ये तभी तो ये जगह खाली है ना, यहाँ पे ब्रेन है ही नहीं। लेकिन एडीमा होता, जैसे मैं एडीमा में T2 और T1 दिखा रहा हूँ आपको,
ये देखो, ये एडिमा है, ठीक है। लगी ये डिफ्यूज़न वेटेड इमेज है, इसमें डिफ्यूज़न रिस्ट्रिक्शन है, तो डिफ्यूज़न में भी क्या हुआ, एडिमा, पानी वहाँ पे रुक गया है, तो दिस वन इज एडिमा। ये T1 में देखो, सर वो T2 में था। वो DWI है, अभी आपका तो DWI नहीं हुआ है, ठीक है। वो तो ये एडिमा T1 का है, ये दिख रहा है T1 में, यानी ये सेल्स को डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, पानी वहीं का वहीं है, ठीक है। T1 और T2 में देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखो, ये ब्रेन में एडिमा है, ठीक है। ये एडिमा है, ये सेल्स, ब्रेन का जो शेप है वो शेप मेंटेन्ड है, लेकिन यही अगर सिस्ट होता तो वो खाली जगह करता, अपनी सैक बनाता और उस सैक के अंदर वो रहता, तो उसके लिए तो जगह चाहिए ना, ठीक है। तो ये एडिमा हुआ। अब मैं बात करता हूँ इफ्यूज़न की। ये देखो, दिख रहा है, ये बोन है, ये मसल है, इसके आगे ये टेंडन है, तो मसल और टेंडन के बीच में पानी भर गया है, ठीक है। ये बोन है, ये पटेला है, ये नी जॉइंट की इमेज है, ये पटेला है, ये फीमर है, ये टिबिया है, और बीच में यहाँ पे पानी भरा हुआ, तो पानी ये खाली जगह में है, ये सिस्ट साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, ये ऐसे ही खाली जगह में, कहाँ पे, लेयर के बीच में, दो लेयर के बीच में। तो इस तरह का जो भी पानी है, जैसे ये देखो, ये फैट है, उसके बाद ये स्किन फैट, उसके बाद ये टेंडन है, टेंडन के बाद ये फ्री फ्लूइड है, उसके बाद मसल है, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमन नी जॉइंट का इफ्यूज़न, देयर इज इफ्यूज़न इन नी जॉइंट सुप्रापेटेलर एरिया, पेटेलर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मिनिमल इफ्यूज़न है, देख रहे हो, यहाँ पे भी दो बोन के बीच में, पटेला और फीमर के बीच में मिनिमल इफ्यूज़न है। ये देखो, दिख रहा है। तो ये इस तरह का जी, ये सिस्ट है, दिस वन इज सिस्ट, ठीक है। ये पॉप्लिटियल सिस्ट है, ये पॉप्लिटियल फोसा है, उसके पीछे ये सिस्ट बना हुआ है, ठीक है। ये इफ्यूज़न है, इफ्यूज़न है, ठीक है। तो इफ्यूज़न क्या होगा, स्प्रेडेड फॉर्म में होगा, फैला हुआ होगा और लेयर के बीच में होगा, ठीक है। और जो सिस्ट होगा वो अपना साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। ये भी देखो, ये भी इफ्यूज़न है, ये सिस्टिक स्ट्रक्चर नहीं है ना, ये फैला हुआ लेंथ वाइज देखो, ये भी, ये
These all are effusion. यहाँ पे देखो, एक मसल नीचे से एक मसल ऊपर से, दोनों के बीच में ये पानी भर गया, दिख रहा? तो दो मसल के बीच में, दीज आर इफ्यूजन। तो एडिमा देख लिया आपने, सिस्ट देख लिया, इफ्यूजन देख लिया। अब हम बात करते हैं एसाइटिस की। ठीक है, ये लीवर है, दिख रहा है ये, और ये चारों तरफ से एब्डोमेन में पानी भरा हुआ। ये जो भी हाइपो दिख रहा है ना, आप इस डेंसिटी का जितना दिख रहा है, ये पूरा चारों तरफ पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसमें ये बीच में लीवर ये तैर रहा है, इंटेस्टाइन वगैरह को सबको दबा रखा है। ये स्प्लीन है, स्प्लीन को दबा रखा है, किडनी को धक्का दे रखा है, पूरा पानी ओवर डिस्टेंडेड है ये देखो, ये यूट्रस है। ठीक है, यूट्रस के ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा होता तो हम फ्री फ्लूइड बोलते हैं, ये ज़्यादा है, यूट्रस के चारों तरफ पानी भर गया, तो दैट इज एसाइटिस। ठीक है, ये लीवर है। ठीक है, लीवर आइडियली इतना बड़ा होना चाहिए, ये लीवर इधर हो गया, और लीवर के चारों तरफ ये जो हाइपो दिख रहा है ये पानी है, पानी भर गया, तो दैट इज एसाइटिस। फ्री जगह में, खाली जगह में, ऑर्गन के सराउंडिंग, लेयर के बीच में नहीं, खाली जगह। तो खाली जगह जैसे यूट्रस के चारों तरफ, इंटेस्टाइन के चारों तरफ, लीवर के चारों तरफ, दैट इज एसाइटिस। क्लियर है? फ्री फ्लूइड, एसाइटिस, इफ्यूजन, सिस्ट, एडिमा। अब जहाँ कहीं पे भी अब इनमें कोई भी डिजीज हो, रिलैक्सेशन टाइम क्या होना चाहिए? लॉन्ग, यानी टाइम ऑफ रिपीटेशन, टाइम ऑफ इको क्या होना चाहिए? तभी तो दिखेगा। अगर आप शॉर्ट रखोगे तो हाइपो दिखेगा, हाइपो दिखेगा। ठीक है, इसी वजह से हम टीटुएटेड इमेज को क्या बोलते हैं? पैथोलॉजिकल इमेज। टीटुएटेड को पैथोलॉजिकल इमेज। ठीक है, पैथोलॉजिकल इमेज, टीटुएटेड को पैथोलॉजिकल सीक्वेंस और T1 को एनाटॉमिकल सीक्वेंस। क्लियर है? बट जॉइंट की अगर हम बात करें, जॉइंट में नो डाउट जो भी पैथोलॉजी होगी, डिजीज होगा, पैथोलॉजी यानी बीमारी, जो भी पैथोलॉजी मतलब बीमारी, डिजीज, तो जो भी पैथोलॉजी होगी वो हाइपर ही दिखेगी। ठीक है, बट यहाँ पे चैलेंज क्या होता है कि जॉइंट में जो पैथोलॉजी होगी वो मसल के अंदर होगी, एडिमा होगा तो बोन के अंदर होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे एनाटॉमी भी आपको अच्छी दिखनी चाहिए, जॉइंट में एनाटॉमी भी अच्छी दिखनी चाहिए और पैथोलॉजी भी अच्छी दिखनी चाहिए। बट आपके साथ चैलेंज क्या है? अगर आप एनाटॉमी देख रहे हो तो एनाटॉमी देख रहे हो तो पैथोलॉजी नहीं दिख रहा, और पैथोलॉजी देख रहे हो तो सच्चाई यही है ना, जहाँ पे डिजीज दिख रहा है वहाँ पे मसल का सिग्नल वीक हो जा रहा है, और जहाँ पे मसल दिख रहा है वहाँ पे डिजीज नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो जॉइंट के लिए हम एक अलग सीक्वेंस लेते हैं। ठीक है, उसमें इन्होंने क्या किया जॉइंट के लिए, एक बार इसकी पिक्स लो। बात कर रहे हैं, अगर मैंने TR को लॉन्ग रखा और TE को भी लॉन्ग रखा, ठीक है, तो क्या होगा? टीटुएटेड इमेज मिलेगी। TR को शॉर्ट रखा और TE को शॉर्ट रखा, तो इमेज क्या मिलेगी? T1 वेटेड।
T1 और T2 वेटेड। बट आपके पास क्या है कि T2 में एनाटॉमी बेटर नहीं दिख रही और इसमें एनाटॉमी दिख रहा है, तो तो इन्होंने क्या किया कि T2 वेटेड से TR को लिया और T1 वेटेड से TE को लिया, आधी आधी प्रॉपर्टी, आधी T2 की आधी T1, यानी पैथोलॉजी भी दिखे और एनाटॉमी भी दिखे। तो T2 वेटेड से TR को लिया, यानी TR लॉन्ग रखा, और T1 से TE को लिया, T शॉर्ट रखा। बट थोड़ा सा कंडीशन अलग था। इन्होंने किया क्या, TR लॉन्ग तो रखा लेकिन इसका रेंज रखा 1500 मिली सेकेंड से लेके 5000 मिली सेकेंड तक। 5000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। T2 वेटेड में हमारा कितना था, 2000 से 10000, लेकिन इसमें क्या होगा 1500 मिली सेकेंड से 5000 मिली सेकेंड। तुम नोट्स बना रहे हो पर डे के? नहीं बनाया। फिर बेटा तुम नहीं समझ में आएगा। पर डे आपको नोट्स बनाना ही है। जितनी क्लासेस लिए हैं उनके डेली जाके सबसे पहले नोट्स बनाओ। नोट्स बनाओ, नहीं बनाया इसलिए आपने इसका आंसर अभी नहीं दिया। सबने आंसर दिया, आपके साथ ही पढ़ा था इन्होंने, ये पीछे का नहीं है। अभी जब से आप आए हो तब से तो आपको समझ में भी आया है, मैं फेस पहचान लेता हूँ। बट अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे आपको याद नहीं रहेगा। 1500 मिली सेकेंड से 5000 मिली सेकेंड, ये आपका नोट्स आपकी लिखी हुई किताब होगी, और ये आपको लाइफ टाइम, आपको किसी अदर बुक से पढ़ने की नीड नहीं है। ये जो टाइम ऑफ इको होगा ये शॉर्ट होगा, तो शॉर्ट में कितना, अगर आप 20 मिली सेकेंड कर देते हो तो फ्लूइड का सिग्नल आएगा ही नहीं। लॉन्ग कितना है 80, तो 80 से नीचे जो भी हुआ क्या हुआ, शॉर्ट हुआ, ठीक है। बट शॉर्ट में इन्होंने रेंज रखा 30 मिली सेकेंड से लेके 50 मिली सेकेंड, 30 से 50 मिली सेकेंड। हुआ क्या, जब ये 30 से ऊपर गए तो फ्लूइड का सिग्नल आने लगा, 40, 45, 50, 35, ऐसे में फ्लूइड का सिग्नल भी आने लगा, ठीक है। लेकिन मसल का सिग्नल भी आ रहा था, क्यों, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा रिलैक्स होने नहीं दिया, ठीक है। देखो फ्लूइड का सिग्नल तो 5 और 20 में भी आ रहा था, लेकिन ज़्यादा नहीं आ रहा था। जब 30 से ऊपर गया तो वो भी हाइड्रोजन एटम रिलीज करने लगे, वो भी सिग्नल और ज़्यादा रिलीज करने लगे, जिसकी इंटेंसिटी क्या हुई, हमारी मसल से ज़्यादा होगी। और मसल से ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है, वाटर है तो वो, ठीक है, वाटर है तो वाटर की तरह ही दिखेगा, सिर्फ हाइड्रोजन एटम ही है वहाँ पे, और कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इन्होंने TR लॉन्ग और TE शॉर्ट ये रेंज मतलब अपनाया, ठीक है। और ये बनाया क्या, TR लॉन्ग और TE शॉर्ट, ठीक है, जिसमें TR का रेंज रखा 1500 मिली सेकेंड से 5000 मिली सेकेंड, और TE रखा 30 मिली सेकेंड से 30 से 50 मिली सेकेंड। ऐसे केस में अब देखो, पहले क्या था, T1 वेटेड इमेज में वाटर के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होते हुए भी, यानी प्रोटॉन की डेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा होते हुए भी वाटर का सिग्नल कम आ रहा है, ठीक है। T2 वेटेड इमेज में मसल के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, फिर भी वो सिग्नल कम दे रहा है T2 वेटेड में, क्योंकि वो रिलैक्स ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये दोनों रिलैक्सेशन टाइम के बेस पे हैं, ये भी रिलैक्सेशन टाइम के बेस पे है, लेकिन इसका रिलैक्सेशन टाइम हमने ऐसा रखा कि इसने बोला कि हमारी जो इमेज होगी वो प्रोटॉन की डेंसिटी के बेस पे होगी, बेईमानी नहीं किया जाएगा,
अगर जिसके पास प्रोटॉन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा दिखेगा। ये नहीं कि T1 वेटेड वाला प्रोटॉन ज़्यादा होते हुए भी कम दिखा रहा है, बोला नहीं, प्रोटॉन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा दिखेगा, कम होगा तो कम दिखेगा, दिखेंगे सारे। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ कि वाटर के पास सबसे ज़्यादा प्रोटॉन की डेंसिटी थे। डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, घनत्व। ये डेंसिटी आपको समझा चुका हूँ। तो वाटर के पास सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, तो वाटर सबसे बेटर, मसल और बोन। अब आप बोलोगे कि T2 में और इसमें फ़र्क क्या है। आपने 30 से 50 मिलीसेकंड टाइम ऑफ इको रखा, तो मसल को ज़्यादा रिलैक्स होने नहीं दिया, तो मसल भी सिग्नल अच्छा देगा। मसल उतना रिलैक्स नहीं होगा। T2 वेटेड में ज़्यादा रिलैक्स हो जाने की वजह से मसल का सिग्नल वीक हो जा रहा था, इसमें मसल का सिग्नल वीक नहीं हो रहा है। बट वाटर का सिग्नल जब आ गया तो वाटर के सामने मसल की कोई औकात है। तो वाटर तो अपना हाइपर ही दिखेगा, लेकिन मसल दिखेगा T1 जैसा। इस केस में फ्लूइड आपका दिख रहा है T2 जैसा और मसल दिख रहा है T1 जैसा। यानी इसमें एनाटॉमी और पैथोलॉजी दोनों चीज़ें दिख रही हैं। और ये इस दैट इज वाई दिस वेरी सीक्वेंस इज नोन एज प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड सीक्वेंस। प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड सीक्वेंस, और शॉर्ट में बोलते हैं PD वेटेड। ठीक है, प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड हमने क्यों बोला, बेस पे ही हमारे को कंट्रास्ट मिल रहा है। प्रोटॉन डेंसिटी के बेस पे ही हमारे को कंट्रास्ट मिल रहा है कि कौन सा हाइपर दिखेगा, कौन हाइपो दिखेगा। पहले क्या था, प्रोटॉन की डेंसिटी पहले भी ज़्यादा थी वाटर में, लेकिन T1 में वाटर की में प्रोटीन की डेंसिटी ज़्यादा होते हुए भी हाइपो दिख रहा है। ठीक है, मसल में हाइड्रोजन प्रोटॉन होते हुए भी मसल वीक दिख रहा है। ये बोला कि नहीं, जहाँ कहीं भी प्रोटॉन की डेंसिटी होगी वो हाइपर ही दिखेगा, लेकिन डिफरेंस किसके बेस पे होगा, डेंसिटी के बेस पे। जिसमें ज़्यादा डेंसिटी होगी वो ज़्यादा दिखेगा, जिसमें कम डेंसिटी होगी वो कम दिखेगा। और ये प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड इमेज मेनली यूज़ किया जाता है ज्वाइंट के केस में, जहाँ पे हमें जो हमारी पैथोलॉजी है वो मसल, बोन, लिगामेंट, टेंडन यानी सॉफ्ट टिश्यू से ज़्यादा। देखो ज्वाइंट के केस में क्या होता है, अगर फ्रैक्चर का एक्सरे में दिख जाता है, CT में दिख जाता है, लेकिन मस्कुलर इंजरी है, तो मसल में इंजरी क्या हो सकती है, एडिमा। तो एनाटॉमी अच्छी दिखनी चाहिए या नहीं, ठीक है। टेंडन, टेंडन किसको बोलते हैं, बोन से बोन को जोड़ने वाले को टेंडन, और बोन टू मसल को जोड़ने वाले को टेंडन। तो ये सारे सॉफ्ट टिश्यू हैं, बोन टू मसल टेंडन, बोन टू बोन लिगामेंट। ठीक है, तो ये सारे जो भी स्ट्रक्चर हैं आपके, ये सारे सॉफ्ट टिश्यू हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टेंडन देखना है, लिगामेंट देखना है और मसल देखना है। इसीलिए हम इस जगह पे सीक्वेंस कौन सा यूज़ करते हैं, प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड इमेज। अब आपके पास 3 सीक्वेंस हो गए, कौन कौन सा, T1 वेटेड, T2 वेटेड और प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड इमेज। क्लियर, पक्का। चलो, अब स्पिन इको सीक्वेंस को यूज़ करके ये 3 सीक्वेंस बनाए गए। स्पिन इको सीक्वेंस क्या था, 90 डिग्री अलॉन्ग विद स्लाइस सिलेक्शन, देन फेज, देन 180 डिग्री, देन फ्रीक्वेंसी। इस सीक्वेंस को बोला गया स्पिन इको सीक्वेंस, और इसको यूज़ करके बनाया गया 3 सीक्वेंस। कौन कौन सा, T1 वेटेड, T2 वेटेड, और इसका नोट्स मुझे नेक्स्ट क्लास में चाहिए। नोट्स सभी बना रहे हो ना, नोट्स बनाना है, नोट्स दिखाओ कैसे बनाते हो। पर डे जो भी मैं बता रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, जो कुछ भी बता रहा हूँ एग्जाम्पल से लेकर सारा कुछ आपको अपने लैंग्वेज में उसको लिख देना है। ये नहीं कि जो समझ में आया मेन चीज़ें नहीं,
जो भी बताया जा रहा है सब कुछ राइट डाउन करना है एज इट इज़, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही राइट डाउन करना है कि जब आप रिवाइज करो तो आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएं, ठीक है। अच्छा, अब जब राइट डाउन करोगे पहले घर पे जाके क्या करते हो, रिकॉर्डिंग सुनते हो, सुन के फिर उसको सुनते हो और लिखते हो, तो आपका मतलब एक तरह से 100% क्या हो जाता है, उस पर कमांड हो जाता है, ठीक है। चलो उस क्लासरूम में चलते हैं। आपको आज दिखाऊंगा T1 वेट की हमारे ये सिटी की मशीन होती है, तो स्कैन जिस पे करते हैं उसको हम बोलते हैं कंसोल। जो इमेजेस एक्वायर करके उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं वर्क स्टेशन पे। इस वर्क स्टेशन पे हम पोस्ट प्रोसेसिंग, फिल्मिंग, ठीक है, रिफॉर्मेट करके 3D एंजियोग्राफीज या और भी MRI में स्पेक्ट्रोस्कोपी, हायर स्टडीज़ की जितनी भी फिल्में हैं सारी फिल्मिंग इसी पे होती है, ठीक है। ADW शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। ADW का मतलब एडवांटेज वर्क स्टेशन, शॉर्ट में ADW बोला जाता है, सिंपल में वर्क स्टेशन बोलते हैं या ADW। हाँ, फिल्मिंग होती है और भी मतलब फर्दर फिल्मिंग के अलावा रिपोर्टिंग भी आजकल इसी पे हो रही है। जो भी डॉक्टर्स रिपोर्ट बनाते हैं ADW पे बनाते हैं, ठीक है। आप इसको यूज़ करके प्लानिंग समझ सकते हो। जो भी हायर स्टडीज़ हैं जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी है, CSF फ्लो है, परफ्यूज़न है, ट्रैक्टोग्राफी है, कॉर्नरी एंजियो है, वो उसकी फिल्म इसी पे बन सकती है, ठीक है। चलो इसका सॉफ्टवेयर लिनक्स होता है। जैसे हम नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम OS होता है ना, विंडोज़ होता है, तो विंडोज़ नहीं है, ये लिनक्स है। लिनक्स, हाँ, LINUX, लिनक्स। तो लिनक्स में क्या होता है कि आपका पासवर्ड विजुलाइज नहीं होता जहाँ पे भी है। जो विंडोज़ है उसमें पासवर्ड स्टार स्टार दिखेगा, इसमें कुछ भी नहीं आता है। तो वर्क स्टेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है वो लिनक्स होता है। ब्रेन से स्टार्ट करते हैं हम। ब्रेन की एनाटॉमी किसने किसने पढ़ी है आपके क्लास में? एक इसको छोड़ के बाकी सबने ब्रेन की एनाटॉमी की क्लास ली है ना? तुम्हारे पड़ोसी का कॉन्फिडेंस ढीला क्यों है? नहीं पढ़ा था? समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। ब्रेन में आपने ये कॉर्ड है, कॉर्ड के बाद से ये स्पाइनल कॉर्ड है, सर्वाइकल स्पाइन है, ये वर्टेब्रा है, पीछे कॉर्ड है, ठीक है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड जैसे ही ब्रेन में इन करती है, यहीं तक ब्रेन है, दिख रहा है ना, यहाँ तक ब्रेन है। इससे जैसे ही इन किया तो थोड़ा सा चौड़ाई भी इसका बढ़ा, इसको बोलते हैं मेडुला। ये आगे ऐसे निकला हुआ पॉन्स और ये है मिड ब्रेन। पीछे ये वाला स्ट्रक्चर सेरेब्रम और ये सेरेबेलम, इसको बोलते हैं कार्पस कैलोजम, जेनु बॉडी स्प्लीनियम। ये सब चीज़ें बता चुका हूँ। ये है आपका थैलेमस, ये टेक्टम प्लेट। टेक्टम प्लेट क्या काम है इसका? एक्विडक्ट का फॉर्मेशन करता है, हाँ या ना? ये इसके नीचे ही क्या है? फोर्थ वेंट्रिकल और इसके ऊपर थर्ड वेंट्रिकल। अब ये बीच में जो CSF है, ठीक है। अब ये देखो, ये CSF हाइपर दिख रहा है, दिख रहा है ना? पूरी बॉडी में हेड से लेके टो तक कहीं पे भी सबसे आउटर मोस्ट लेयर स्किन है। स्किन के जस्ट बाद क्या होता है? फैट। स्किन के जस्ट बाद वाली लेयर फैट। इस फैट को बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट। सब क्यूटेनियस, क्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन और सब का मतलब होता है बिलो। सब क्यूटेनियस मतलब बिलो दी स्किन, बिलो दी स्किन। तो सब क्यूटेनियस फैट। फैट हमारी बॉडी में और कहाँ है? ऑर्गन के सराउंडिंग में, ऑर्गन के सराउंडिंग में।
कुर्बानी में बकरा देखा होगा, यस अंदर भी रहता है ना चर्बी, उसकी आंत के चारों तरफ, तो वो उस फैट को बोलते हैं विसरल फैट। दैट वेरी फैट इज नोन एज ऑर्गन के सराउंडिंग में जो फैट है विसरल फैट कहलाता है, और स्किन के जस्ट नीचे वाले को, ठीक है, सबक्यूटेनियस फैट। अब यहाँ पे देखो आउटर मोस्ट लेयर, ये जो है ये स्किन है, ये स्किन है, ये सारा क्या है स्किन, यहाँ पे भी स्किन, स्किन के जस्ट नीचे ये जो हाइपर दिख रहा है, ये जो भी हाइपर इंटेंस स्ट्रक्चर आ रहा है जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, ये फैट है। कहीं पे फैट ज़्यादा है, कहीं पे फैट कम है, ठीक है। यहाँ पे आगे भी चाहे कितना भी पतला से पतला बंदा हो, स्किन के जस्ट नीचे थोड़ा बहुत फैट उसको मिलेगा ही। इसके पीछे रीज़न भी आपको डिस्कस किया जा चुका है। ये फैट क्या करता है, थर्मो इंसुलेटर का काम करता है, हमारी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। तो स्किन के जस्ट नीचे वाला ये वाला जो पार्ट है फैट है, तो फैट भी हाइपर दिख रहा है और CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी हाइपर दिख रहा है। तो ये कौन सी इमेज हुई, T1 वेटेड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन प्रोटॉन कम थे, उसमें जो जल्दी ये रिलैक्स कर रहा था। तो इसमें अगर T1 वेटेड होता तो क्या अलग दिखता, ये हाइपर दिखता, T1 रहता तो हाइपर दिखता। क्या हाइपर दिखता, ये फ्लूइड जो हाइपर दिख रहा है, ये फ्लूइड T1 में कैसा दिखता, हाइपो इंटेंस दिखता। कोई डाउट नहीं, चलो अब मैं बात कर रहा हूँ इस ब्रेन की इमेज को। ये ब्रेन की इमेज, ये आपके ब्रेन की लॉन्ग एक्सिस है। ये प्लेन कौन सा हुआ ये बताओ, सजाइटल में T2 वेटेड इमेज। कोई डाउट, सजाइटल में T2 वेटेड, यानी आप इमेज भी पहचान रहे हो और प्लेन भी। तो अब सैज में T2 वेटेड कोई बोले तो समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब इस सैज में T2 वेटेड, ये यार कैमरा डायरेक्ट मेरी तरफ है या इधर है, नहीं सर ठीक है क्या, ठीक है चलो एनीवेज, ये यहाँ पे हम क्लियर, ठीक है। ये हमने अपने ब्रेन की लॉन्ग एक्सिस को ही क्या किया है, कट कर दिए, तो हमें इमेज कौन सी मिलेगी, एक्सियल। तो दिस वेरी इमेज इज एक्सियल। अब इस एक्सियल में ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर, तो आपको ये एंटीरियर और पक्का एंटीरियर और पोस्टीरियर। यहाँ से बात करता है, तो मैं यहाँ पे हूँ इस लेवल पे, तो ये सबसे आगे क्या दिखेगा बताओ, नोज, ये नोज है ना, तो यहाँ पे सबसे आगे क्या दिखेगा, नोज दिखेगा। ये मैंने सिंक्रोनाइज कर लिया, यानी ये कर्सर मैं जहाँ पे यहाँ रखूँगा यहाँ पे भी दिखाई देगा, ठीक है। ये एंटीरियर और ये है पोस्टीरियर। तो अभी मैं कहाँ पे हूँ, इस स्किन के ऊपर, ठीक है, दिख रहा है। तो ये पीछे और ये आगे, तो आगे से हम पीछे ऐसे जा रहे हैं, दिख रहा है। तो ऐसे हमने कट लिया, तो इस लेवल पे हूँ मैं। तो ये कॉर्ड है, तो कॉर्ड कहाँ पे है देखो आप, दिख रहा है ये कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ ये क्या है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, क्योंकि कॉर्ड के चारों तरफ मेनिंजियल लेयर होती है। स्पाइन के ये ब्रेन के ऊपर भी मेनिंजियल लेयर है, उस मेनिंजियल लेयर में जो सब एरेक्नोइड स्पेस है। आप मेरी बात सुनो, आपको जो भी समझने के लिए मटेरियल चाहिए वो मैं आपको अब दे चुका हूँ, जो अभी समझा रहा हूँ। इस लड़के का तो छूटा है तो कोई बात नहीं, बट आप में से 6 बच्चे,
मेनिंजियल लेयर आपको बताया जा चुका है, सबएरेक्नोइड स्पेस समझाया जा चुका है। सबएरेक्नोइड स्पेस में क्या होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड और ब्लड वेसल्स जितने भी हैं उसे। तो ये कॉर्ड है, तो कॉर्ड के चारों तरफ भी सबएरेक्नोइड स्पेस होगा या नहीं होगा? उस सबएरेक्नोइड स्पेस में ये चारों तरफ क्या है, सीएसएफ। ये देखो, ये आगे और ये पीछे, ठीक है। तो ये आगे सीएसएफ और पीछे सीएसएफ, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, आगे सीएसएफ और पीछे सीएसएफ, ठीक है। और ये बीच में क्या है, कॉर्ड। कॉर्ड से ऊपर आप जैसे जाएंगे, ये मेडुला स्टार्ट हो गया। मेडुला के जस्ट पीछे आप जाएंगे तो ये मेडुला है, और राइट और लेफ्ट साइड दोनों तरफ सेरेबेलर हेमीस्फेयर, सेरेबेलर हेमीस्फेयर, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो इनको दिया है, वो लेके बेटा पढ़ना शुरू कर दो। आप अभी जब तक कहीं जॉब नहीं करते, कुछ नहीं करते, कम से कम 12 से 15 घंटे पढ़ाई करो। 10 से 12 घंटे तो कम से कम, जैसे क्लासेस को छोड़ के 10 घंटे पढ़ाई करो। एक बार तुम ट्रैक पे आ गए तो फिर ये चीज़ें कुछ भी नहीं है, काफ़ी इजी हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा हार्ड लेबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ में आएंगी आपको सारी चीज़ें, बट आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने भी फील्ड में देखा है, एमआरआई में पहुंचते पहुंचते कितना टाइम लगता है। तो आप अगर जल्दी पहुंचना चाहते हो तो जो मेहनत 3-4 साल में करना चाहते हो, वो 3-4 महीने में करनी पड़ेगी। देखो, ऊपर वाला बेईमानी नहीं करता, जो मेहनत करता है उसी को देता है। अब वो अलग बात है कि आप 10 साल वाली मेहनत 10 महीने में कर दो, ठीक है, या वो 10 महीने वाली मेहनत 10 साल में करो। 2 तरीके हैं, ठीक है। 10 महीने वाली मेहनत 10 साल में करोगे तो 10 साल के बाद देगा, अगर 10 महीने में कर दोगे तो अभी दे देगा, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं, ये बायलैटरल सेरेबेलर हेमिस्फीयर। राइट में जाओ, ये देखो, दिख रहा है ना ये? अगर यहाँ पे आप कट लो तो ये यहाँ पे हम यहाँ पे, इससे नीचे अगर आए तो हमें बिल्कुल थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। तो ये सेरेबेलर हेमिस्फीयर बायलैटरल, क्लियर है। जैसे ही आप इस मेडुला को क्रॉस करोगे, मेडुला तक का शेप ऐसा है ना, ये दिख रहा है, ऐसा शेप है मेडुला का। जैसे ही आप मेडुला को क्रॉस करोगे, ये पोन्स का शेप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। पोन्स का शेप, ये बायलैटरल सेरेबेलर हेमिस्फीयर, पीछे क्या आ गया, सीएसएफ, फोर्थ वेंट्रिकल, और ये सबरेक्नोइड स्पेस के अंदर सीएसएफ। ये आई बॉल है, दोनों आई बॉल है, ठीक है। आई बॉल से ये ऑप्टिक नर्व निकल रही है, आई बॉल के अंदर ये लेंस है, आई बॉल के अंदर लेंस है। ये ऑप्टिक नर्व, एक राइट ऑप्टिक नर्व और लेफ्ट ऑप्टिक नर्व, ये दोनों ऑप्टिक नर्व निकल के यहाँ पे जुड़ती हैं। ये दिख रहा है, ये नर्व और ये नर्व, ये यहाँ पे आके जुड़ रही हैं। ये यहाँ से आया और यहाँ आया, इधर से और इधर से, अगले ही इमेज में ये जुड़ गई। इधर से भी लग रहा है लेकिन कम थोड़ा दिखाई दे रहा है, ये बढ़िया दिखाई दे रहा है। तो जहाँ पे ये दोनों ऑप्टिक नर्व जुड़ जाती हैं, दैट वेरी प्लेस इज नोन एज ऑप्टिक कियाज्मा, ऑप्टिक कियाज्मा, ठीक है। अब यहाँ से हम वापस चलते हैं। ये सेरेबेलम है, सॉरी मेडुला है, और ये सेरेबेलम। सेरेबेलम का ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये लग रहा है अलग है और ये अलग है, जबकि ऐसा नहीं है, ये उसी का पार्ट है। ये इधर से और इधर से क्या हो जाता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है। ये राइट सेरेबेलर टॉन्सिल्स और लेफ्ट सेरेबेलर टॉन्सिल्स,
ये हमारा टॉन्सिल्स होते हैं ना, तो ये सेरेबेलम का टॉन्सिल्स है, ठीक है। ये दोनों तरफ ऐसे टॉन्सिल्स से निकले हैं। तो इस लेवल पे अगर आप जाते हो, ये है, ये और ये एक स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर है। इसको हम बोलते हैं बायलैटरल सेरेबेलर टॉन्सिल्स, या राइट सेरेबेलर टॉन्सिल्स, लेफ्ट सेरेबेलर टॉन्सिल्स। जैसे ही आप ऊपर जाओगे ये शुरू हो जाएगा पॉन्स, और ये पीछे बायलैटरल सेरेबेलर हेमिस्फीयर, और ये है सीएसएफ, ठीक है। चलो अब इसमें देखो, ये एडिमा है, ब्रेन का शेप मेंटेन्ड है ना, और ये हाइपर दिख रहा है, ये नॉर्मल दिख रहा है, ये एडिमा है, ठीक है। ऊपर आप जाते हैं तो ये आपका एक सिस्टिक सा स्ट्रक्चर बना पड़ा है, बट यहाँ पे भी ब्रेन की एनाटॉमी प्रिजर्व है, तो पूरा तरह से सिस्टिक स्ट्रक्चर नहीं हुआ। सॉरी, मैं दिखाना था T1 वेटेड इमेज। हाँ जी, क्या फ़र्क है दोनों में? सर उसमें सीएसएफ हाइपो दिख रहा है और इसमें हाइपर दिख रहा है। दिख रहा है ना। आप इसके अलावा और भी चीज़ें देखो, जो चीज़ें इसमें हाइपर दिख रही हैं वो यहाँ पे हाइपो दिखेंगी। जैसे ये हाइपर दिख रहा है, ये हाइपो दिखेगा, ये हाइपर दिख रहा है, ये हाइपो। अच्छा, इंटरनल स्ट्रक्चर, ये जो हाइपो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हाइपर दिखेगा। ये जो हाइपर दिख रहा है यहाँ पे हाइपो, और जो ये चीज़ें जो हाइपो दिख रही हैं ये हाइपर, ठीक है। ये जो अंदर का स्ट्रक्चर जो हाइपो दिख रहा है, ये यहाँ पे हाइपर, और बाहर का ये सारे स्ट्रक्चर जो जिगजैग वाले हैं जिसमें सीएसएफ भरा है, ये जिसके अंदर, इनको हम बोलते हैं ग्रे मैटर, इनको बोलते हैं हम ग्रे मैटर। और जो अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं, जो फ्लैट सा स्ट्रक्चर है, जैसे ये फ्लैट हो गया, ये फ्लैट, ये फ्लैट, ये फ्लैट, ये बोलते हैं वाइट मैटर, ठीक है। ग्रे मैटर और वाइट मैटर, ठीक है। वाइट मैटर टाइटली अटैच होता है, ठीक है। तो इसमें T2 वेटेड में थोड़ा हाइपर दिखता है, इसमें हाइपर। जो ग्रे मैटर होता है इसके अंदर CSF होता है। जब ब्लड जाता है तो CSF बाहर आता है, जब ब्लड बाहर आता है तो CSF अंदर। तो ये टू एंड फ्रो मूवमेंट चलते रहता है। इसके लिए वो जगह फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। तो इसीलिए T2 वेटेड में ये चीज़ें कैसे दिखेंगी, हाइपर। तो ग्रे मैटर, वाइट मैटर T1 वेटेड में हाइपर दिखेंगी, T2 वेटेड में हाइपो दिखेंगी। ग्रे मैटर जो है T2 वेटेड में हाइपो और T1 वेटेड में हाइपर। ये कौन सी इमेज है, T1। ये कौन सी है, T2। नहीं T1, हाँ T1 है, CSF हाइपो। 100% T2 है, T1 है। यहाँ पे मसल देखो, स्किन है, फैट है, मसल है,
स्किन है, फैट है, मसल है। ये मसल देखो और ये मसल देखो, दोनों के मसल में आपको फ़र्क दिखेगा। ये मसल हाइपो है, हाइपर है। ये बोन है, बोन भी देखो, इसमें थोड़ा सा हाइपर दिख रहा है, इसमें हाइपो ही दिख रहा है। अब अगर मैं बात करूं इस स्ट्रक्चर की, तो ये वहाँ पे कैसा दिख रहा है? हाइपर, ठीक है। ये हाइपर दिख रहा है। ये जो हाइपर दिख रहे थे वो कैसा दिख रहा है? हाइपो। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है T1 वेटेड और T2 वेटेड। T1 वेटेड इमेज में CSF जो है वो हाइपो दिखता है, वाइट मैटर जो है वो हाइपर दिखता है, ग्रे मैटर हाइपो। ठीक है, इसमें ग्रे मैटर हाइपर दिखेगा, वाइट मैटर हाइपो दिखेगा, CSF हाइपर दिखेगा। ठीक है, दोनों, ये भी मसल है, ये भी मसल है, ये बोन्स है। आप जब ये रिस्ट जॉइंट की इमेज है तो ये मसल है, ये बोन है, ये कार्पल बोन है। इस मसल और इस मसल में फ़र्क आपको समझ में आ रहा है? T1 वेटेड इमेज हाइपर, T2 वेटेड इमेज हाइपर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, ये बीच में जो फ्लूइड है ये हाइपर दिख रहा है और यहाँ पे हाइपो दिख रहा है। एनाटॉमी अगर आप देखो तो इसमें अच्छी दिख रही है, पैथोलॉजी इसमें अच्छी दिख रही है। ठीक है, पैथोलॉजी इसमें हाइपर दिखेगा, एनाटॉमी उसमें अच्छा दिखेगी। ठीक है, ये T1 वेटेड, T2 वेटेड मसल के बेस पे, फ्लूइड के बेस पे और फैट के बेस पे। ब्रेन की और स्टडीज हम देखते हैं। ये इमेज देखो, कौन सी इमेज हुई है? ये कौन सी वेटेड हुई? T2 वेटेड। और ये कौन सा हुआ? T1 वेटेड। मैं यहाँ पे हूँ, तो ये दोनों वेंट्रिकल, कौन से वेंट्रिकल हैं ये? राइट लेटरल वेंट्रिकल, लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल, एंटीरियर ऑन और पोस्टीरियर ऑन, ये हो चुका है ना? ये आपका कौन सा है? जेन्यू, बीच में बॉडी और ये पीछे स्प्लीनियम।
ये सारी चीज़ें हाइपर दिख रही हैं। यस ये वाइट मैटर के पार्ट हैं। वाइट मैटर हाइपर दिखेगा T1 वेटेड, हाइपो दिखेगा T2 वेटेड। ठीक है, CSF इसमें क्या हो जा रहा है, हाइपो हो जा रहे हैं, ऑलमोस्ट नल हो जा रहा है ये देखो आइस के अंदर का फ्लूइड नल हो गया है या नहीं। ठीक है, ये मसल देखो, मसल का सिग्नल थोड़ा बेटर है। ठीक है, डन। चलो आज इतना ही रहने देते हैं। T1 वेटेड, T2 वेटेड और PD। ठीक है, डिस्कशन करके तब जाना है। TR-TE का रेंज याद होना चाहिए, PD में रेंज याद होना चाहिए। फ़र्क करने पे क्या हो रहा है, ब्रेन में आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया, CSF के बेस पे, ग्रे मैटर और वाइट मैटर के बेस पे, मसल और फैट के बेस पे ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। ठीक है, PD कल देखेंगे। ठीक है, टाइम आज रहने दो। PD वेटेड इमेज बेटर है कि जॉइंट जब हम पढ़ेंगे तो जॉइंट में हम देखेंगे। ठीक है, PD में आपको अभी यही याद रखना है कि मसल भी अच्छा दिखेगा, बोन भी अच्छा दिखेगा। मसल्स और फ्लूइड। हाँ, मसल और पैथोलॉजी। ठीक है।